हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस चैप्टर 12। चैप्टर जो हमारा 12 है वो क्या है? ध्वनि। ध्वनि साउंड के बारे में हम जानेंगे कि ध्वनि क्या होती है। हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानव, पक्षियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविजन, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अन्य रूप भी है जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। पिछले अध्यायों में आप यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन कर चुके हैं। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है। इसके अनुसार आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। आप इसे केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया है? इस अध्याय में आप सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किसके माध्यम से यह किस प्रकार से संचारित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जाती है। ध्वनि का उत्पादन। क्रियाकलाप 12.1। एक स्वरित्र द्विभुज लीजिए और इसकी किसी भुजा का एक रबड़ के पेड़ पर मारकर इसे कंपित कराइए। इसे अपने कान के समीप लाइए। क्या आप कोई ध्वनि सुन पाते हैं? कंपमान स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को अपनी अंगुली के स्पर्श कीजिए और उसे अपने अनुभव को मित्रों के साथ बांटिए। अब एक टेबल टेनिस या एक छोटी प्लास्टिक की गेंद को एक धागे की सहायता से किसी आधार से लटकाइए। एक लंबी सुई और धागा लीजिए। धागे के इस सिरे पर एक गांठ लगाइए और सुई की सहायता से धागे को गेंद पर में पिरोइए। पहले कंपन ना करते हुए स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए। फिर कंपन करते हुए स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को गेंद से स्पर्श करिए। देखिए क्या होता है। अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए और दोनों अवस्थाओं में अंतर की व्याख्या का प्रयत्न कीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कंपान स्वरित्र द्विभुज लटकी हुई टेबल टेनिस की गेंद को स्पर्श करते हुए, जैसे हमको दिखाई दे रहा है धागा टेबल टेनिस की गेंद और एक कंपान स्वरित्र द्विभुज जो क्या कर रहा है, गेंद को स्पर्श करते हुए हमको दिखाई दे रहा है। क्रियाकलाप 12.2। एक बीकर ग्लास को ऊपर तक पानी से भरिए। कंपमान स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को चित्र 12.2 में दर्शाए अनुसार पानी की सतह से स्पर्श कराइए। अब चित्र 12.3 में दर्शाए अनुसार कंपमान स्वरित्र द्विभुज की दोनों भुजाओं को पानी में डुबोइए। देखिए कि दोनों अवस्थाओं में क्या होता है। अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, कंपमान स्वरित्र द्विभुज गिलास और पानी, और यहाँ पर क्या है, इसको स्पर्श करता हुआ कंपमान स्वरित्र द्विभुज। अब देखते हैं हम कंपमान स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा पानी की सतह को स्पर्श करते हुए। फिर दूसरा देखते हैं हम कंपमान स्वरित्र द्विभुज की दोनों भुजाएं पानी में डूबी हुई। जैसे कि हम देख रहे हैं कंपमान स्वरित्र की जो दोनों भुजाएं किसमें, गिलास और उसके जो पानी है उसमें डूबी हुई है। उपरोक्त क्रियाकलापों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या आप किसी कंपमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? अब तक वर्णित क्रियाकलापों में हमने देखा स्वरित्र द्विभुज आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न किए। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं? हम वस्तु को कंपमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंपन का अर्थ है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। मनुष्य में वाक ध्वनि उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाता है तो आप क्या ध्वनि सुनते हैं? क्या आप जानते हैं कि मक्खी बीन बनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? एक खींचे हुए रबड़ के छल्ले को बीच से खींचकर छोड़ने पर यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो इसे कीजिए और तनी हुई रबड़ के छल्ले के कंपन को देखिए। क्रियाकलाप 12.3। विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए और अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इन वाद्य यंत्रों का कौन सा भाग कंपन करता है। ध्वनि का संचरण। हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव्य, गैस हो सकता है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचते। सबसे
पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कण को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न क्या ध्वनि आ सकती है? एक टीन का डिब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरों को काट कर एक खोखला बेलन बना लीजिए। एक गुब्बारा लीजिए, उसको इस प्रकार काटे कि उसकी एक झिल्ली बन जाए। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक झिल्ली को खींचकर डब्बे के एक खुले सिरे के ऊपर तान दीजिए। गुब्बारे के चारों ओर एक रबड़ का छल्ला लपेट दीजिए। समतल दर्पण का एक टुकड़ा लीजिए। दर्पण के इस टुकड़े को गेंद की सहायता से गुब्बारे से इस प्रकार चिपकाइए कि उसकी चमकदार सतह ऊपर की ओर हो। एक झिर्री स्लिट से आने वाले प्रकाश को दर्पण पर पड़ने दीजिए। परावर्तन के पश्चात प्रकाश का डिब्बा दीवार पर पहुंचता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस डिब्बे को खुले भाग में सीधे ही बात कीजिए, चिल्लाइए और दीवार पर प्रकाश के डब्बे को नाचते हुए अपने मित्रों से प्रकाश डब्बे के नाचने के कारण में चर्चा कीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, समतल दर्पण, तनिक, गुब्बारा और इसमें क्या है, टीन का डब्बा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें क्या है, प्रकाश का स्रोत आ रहा है यहाँ से, और ये झिर्री, और यहाँ से क्या हो रहा है, दीवार से जब टकरा रहे तो क्या हो रहा है, ये जो डिब्बा हमको कैसा दिखाई दे रहा है, नाचता हुआ। प्रकाश स्रोत से आने वाले एक प्रकाश पुंज परावर्तक पर गिराया जाता है। परावर्तित प्रकाश दीवार पर गिर रहा है। विक्षोभ माध्यम के कण नहीं माध्यम से होता है, संचारित होता है। तरंग एक विक्षोभ है जो कि किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में माना जा सकता है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने ही वायु धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न सी कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विरलन आर कहते हैं, जब वस्तु कंपन करती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कंपमान वस्तु किसी माध्यम से संपीड़न सी तथा विरलन आर की श्रेणी उत्पन्न करते हुए, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सी आर अर्थात आगे और पीछे तेजी से गति करती है तो वायु में संपीड़न और विलयन की एक श्रेणी बन जाती है। संपीड़न और विलयन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र और विलयन निम्न दाब का क्षेत्र है। दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखते हैं हम ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता क्यों होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। निर्वात में होकर नहीं चल सकती। इसे निम्न प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं प्रयोग, एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायुरुद्ध बेलजार लीजिए। विद्युत घंटी को बेलजार में लटकाइए। बेलजार को चित्र 12.6 की भांति एक निर्वात पंप से जोड़िए। घंटी को स्विच को दबाने पर उसकी ध्वनि को सुन सकते हैं। अब निर्वात पंप को चलाइए। जब बेलजार की वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है तो घंटी धीमी ध्वनि उत्पन्न करती है, यद्यपि उसमें पहले जैसी ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुछ समय पश्चात जब बेलजार में बहुत कम वायु रह जाती है तब आपको बहुत धीमी ध्वनि सुनाई पड़ती है। यदि बेलजार की समस्त वायु निकाल दी जाए तो क्या होगा? क्या तब भी आप घंटी की ध्वनि सुन पाएंगे? जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, विद्युत धारा, स्विच, कोर्क, बेलजार, विद्युत घंटी, निर्वात पंप। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, यह दर्शाने के लिए बेलजार का प्रयोग। हम यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब देखते हैं ध्वनि तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे के बारे में। क्रियाकलाप 12.4, एक सिलंकी लीजिए।
अब सिलंगी को चित्र में दर्शाए अनुसार खींचिए। अपने मित्र की ओर सिलंगी को एक तीव्र झटका दें। आप क्या देखते हैं? यदि आप अपने हाथ से सिलंगी लगातार आगे पीछे बारी बारी से धक्का देते हैं और खींचते रहे तो आप क्या देखेंगे? जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सिलंगी में अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती है। यदि आप सिलंगी पर एक चिन्ह लगा दे तो आप देखेंगे कि सिलंगी पर लगा चिन्ह विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर आगे पीछे गति करता है। उन क्षेत्रों को जहां सिलंगी की कुंडलियां पास पास आ जाती है संपीड़न, और उन क्षेत्रों को जहां कुंडलियां दूर दूर हो जाती है विरलन आर कहते हैं। आप जानते हैं किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में संचरित होती है। जब आप किसी सिलंगी में विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं तो ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती। इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ संचरण की दिशा के समांतर होता है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी विराम अवस्था में आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचरित होती है, अतः ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। यदि आप सिलंगी के अपने हाथ में पकड़ने सिरे को आगे पीछे धक्का न देकर दाएं बाएं हिलाएं, तब भी आपको सिलंगी में तरंग उत्पन्न होती दिखाई देगी। इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंगे, किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते। प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है। आप अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में अधिक जानकारी उक्त कक्षाओं में प्राप्त करेंगे। ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलक्षण हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं, आवृत्ति, आयाम और वेग। ध्वनि तरंगे को ग्राफी रूप में चित्र में दिखाया गया है, जो प्रदर्शित करता है कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व तथा दाब कैसे परिवर्तित होता है। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व तथा दाब दोनों ही उनके औसत मान से ऊपर और नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं। चित्र ए और बी में प्रदर्शित है कि जब ध्वनि तरंगे माध्यम में संचरित होती है तो घनत्व दाब में क्या उतार चढ़ाव होते हैं। संपीड़न वह क्षेत्र है जहां कण पास पास आ जाते हैं। इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया गया है। चित्र शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहां घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विरलन निम्न दाब के क्षेत्र है जहां कण दूर दूर हो जाते हैं और उन्हें घाटी से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें वक्र के निम्न भाग से दिखाया गया है। शिखर को तरंग का श्रृंग तथा घाटी को ग्रत कहा जाता है। दो क्रमागत संपीड़नों सी अथवा दो क्रमागत विरलनों आर के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तरंगदैर्घ्य को साधारणतः ग्रीक अक्षर में लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज का जन्म 22 फरवरी 1857 को हैम्बर्ग, जर्मनी में हुआ था। उनकी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की प्रयोगों द्वारा पुष्टि की। उन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा टेलीविजन के भी भविष्य में विकास की नींव रखी। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज की, जिसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने व्याख्या की। आवर्ती के एसआई मात्रक का नाम उनके सम्मान में रखा गया, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। घनत्व विभिन्नता, स्पीकर ध्वनि CR ऐसे, और ये हमारी स्पीकर ध्वनि CR। दाब विभिन्नताएं और घनत्व की विभिन्नताएं बता रही है हमको। अब हम यहाँ पर देखते हैं घनत्व या दाब। तो घनत्व या दाब ऐसे ऊपर नीचे होता है, और यहाँ हम किसको, इस रंग को किससे, लैम्डा से दर्शाते हैं, और इसकी दूरी है। औसत घनत्व या औसत दाब हम यहाँ पर बता रहे हैं। चित्र ए तथा बी में दिखाया गया है कि ध्वनि घनत्व या दाब के उतार चढ़ाव के रूप में संचरित होती है। चित्र सी में दिखाया गया घनत्व तथा दाब उतार चढ़ाव को ग्राफिक रूप में प्रदर्शित किया गया है। आवर्ती से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घटित होती है। मान लीजिए आपने किसी ढोल को पीट पीट कर बजा रहे हैं। आप ढोल को 1 सेकेंड में जितनी बार पीटते हैं वो आपके द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति
हम जानते हैं कि जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तित होना और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। एकांक समय में इन दोलनों की संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़नों तथा विलोनों की संख्या की गणना करें तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। इसे सामान्यतः v यानी ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज प्रतीक hz है। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विलोनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। आप कह सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी अक्षर से निरूपित करते हैं। इसका एसआई मात्रक सेकेंड या एस है। आवर्त तथा आवर्तकाल के बीच संबंध को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्या है हमारा यहाँ पर ये, इसको हम कहते हैं म्यू, यानी जो हमारा न्यू है, न्यू किसके बराबर होता है 1/t के। इस प्रकार एक उच्च त्वरण की ध्वनि से हम ज्ञात होता है कि किसी बिंदु में एकांक समय में संपीड़न तथा वेलन की अधिक संख्या गुजरती है। एक किसी ऑर्केस्ट्रा वाद्य वृंद में वायलिन तथा बांसुरी एक ही समय बजाई जा सकती है। दोनों ध्वनियां एक ही माध्यम वायु में चलती है और हमारे कानों तक एक ही समय पर पहुंचती है। दोनों ही स्रोतों की ध्वनियां एक ही चाल से चलती है, लेकिन जो ध्वनियां हम ग्रहण करते हैं वे विभिन्न विभिन्न होती है। ऐसा ध्वनि से जुड़े विभिन्न अभिलक्षणों के कारण है। तारतम्य इनमें से एक अभिलक्षण है। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारतम्य कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारतम्य भी अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारतम्य कम होता है उसकी आवृत्ति कम होती है, जैसा कि हम चित्र में दर्शाया गया है। विभिन्न आकार तथा आवृत्ति की वस्तुएं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती है और विभिन्न तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं तरंग या विक्षोभ समय निम्न तारतम्य की ध्वनियां, और हम यहाँ पर देखते हैं उच्च तारतम्य की ध्वनियां। निम्न तारतम्य की ध्वनियां आवृत्ति कम तथा उच्च तारतम्य की ध्वनियों में आवृत्ति अधिक होती है, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ तरंग का आयाम कहते हैं। इस प्रकार साधारणतः अक्षर ऐसे निरूपित किया जाता है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ध्वनि के लिए इस मात्रक का दाब या घनत्व का मात्रक होगा। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारे तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यदि हम मेज पर जोर से चोट मारे तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है। स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम हो जाते हैं। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा से संबंध है, और हम जैसे चित्र में समान आवृत्ति के प्रबल मृदु ध्वनि की तरंग आकृतियां प्रदर्शित की गई है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं तरंग, ये क्या है तरंग विक्षोभ, और यहाँ पर समय, और ये कैसी मृदु ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं तरंग विक्षोभ और समय, यहाँ पर कैसी प्रबल ध्वनि उत्पन्न हो रही है। मृदु ध्वनियों का आयाम कम होता है, प्रबल ध्वनियों का आयाम अधिक होता है। अब देखते हैं हम ध्वनि की यह गुणता, वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारतम्य तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं, और यह सुनने में सुखद होती है। शोर कर्ण प्रिय नहीं होता, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तरंग की किसी बिंदु जैसे कि एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में दी गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। जैसे कि हम यहाँ पर से देख सकते हैं वेग दूरी बटे समय, या फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है हमको, यहाँ पर लेमडा, और लेमडा/t दे रखा है हमको, तो लेमडा इंटू 1/t देख सकते हैं हम यहाँ पर। यह लेमडा ध्वनि की तरंग देरी या तरंग द्वारा एक आवर्तकाल टी में चली गई दूरी है। अतः हम यहाँ पर देख सकते हैं न्यू यानी वेग, और क्या होता है लेमडा इंटू वी यानी तरंग देर और आवर्ती किसी माध्यम के वेग v यानी, और हम यहाँ पर देखते हैं समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवर्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 12 के हर्ट्ज और उसकी तरंग देर 35 सेंटीमीटर या 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको, तो सबसे पहले हम क्या दिया हुआ है, आवृत्ति कितनी दी है, न्यू इज इक्वल टू
2K हर्ट्ज यानी 2000 हर्ट्ज। तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर यानी 0.35 मीटर। हम जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य न्यू यानी तरंग दैर्घ्य और इंटू आवर्ती, तो हम यहाँ पर इसका यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या आएगा हमारा कितना 700 मीटर प्रति सेकेंड। तरंगों को आप 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ध्वनि 1.5 किलोमीटर तय करने में 21 सेकेंड समय लेगी। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यदि हम कभी कभी प्रबलता या तीव्रता शब्दों का प्रयोग के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही नहीं। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। यद्यपि दो ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती है, फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम देखते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है। किसी पटाखे या तड़ित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुण पर निर्भर करती है जिससे यह संचरित होती है। आप इस संबंध को अपनी उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती जाती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर प्रति सेकेंड तथा 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर प्रति सेकेंड है। सारणी 12.1 में विभिन्न माध्यमों में एक विशेष ताप ध्वनि की चाल को दर्शाया गया है। इसे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस ध्वनि की चाल। अवस्था पदार्थ और उसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में है। ठोस यानी एल्यूमिनियम क्या है हमारा निकेल, यहाँ पर 6040, स्टील क्या है हमारा 5960, लोहा है 5950, पीतल है 4700, कांच फ्लिंट यानी 3980। अब देखते हैं हम द्रव्य। जल समुद्री 1531, जल अशुद्ध 1498, एथेनॉल यानी 12007, मिथेनॉल यानी 11003, हाइड्रोजन यानी गैस में क्या हाइड्रोजन 1284 और इथेनॉल का भी 1207। हीलियम का हमारा यहाँ पर 965, वायु का 346 और ऑक्सीजन का हमारा 316, सल्फर डाइऑक्साइड का 213। अब देखते हैं हम ध्वनि बुंब। जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तब उसे पाराध्वनिक चाल से चलता हुआ कहा जाता है। गोलियां, जेट, वायुयान आदि प्रिय पारध्वनिक चाल से चलते हैं। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो ये वायु में प्रघाती तरंगें उत्पन्न करती है। इन प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों से संबंध वायु दाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि बुंब कहते हैं। पराध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि में बुंब इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि यह खिड़कियों के शीशों को तोड़ सकती है और यहाँ तक कि भवनों को भी क्षति पहुंचा सकती है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखते हैं ध्वनि का परावर्तन। किसी ठोस या द्रव्य में टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कि कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव्य की सतह से परावर्तित होती है तथा परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका अध्ययन आपने पिछली कक्षाओं में करा है। परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं और ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, जो चाहे पॉलिश किए हुए या खुरदरे। क्रियाकलाप 12.5। चित्र 12.11 की भांति दो एक जैसे पाइप लीजिए। आप चार्ट पेपर की सहायता से ऐसे पाइप बना सकते हैं। पाइपों की लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए, चार्ट पेपर की लंबाई के बराबर। जैसे कि हम देख सकते हैं ध्वनि परावर्तन, यहाँ पर क्या है घड़ी और यहाँ पर कान। जैसे कि दीवार, मेज, यहाँ पर हमको घड़ी दी गई, यहाँ पर कान दिए गए और दो पाइप। अब हम इसको यहाँ पर इससे क्रियाकलाप करके देख सकते हैं। इन्हें दीवार के समीप किसी मेज
पर व्यवस्थित कीजिए। एक पाइप के खुले सिरे के पास एक घड़ी रखिए तथा दूसरे पाइप की ओर से घड़ी की ध्वनि सुनने की कोशिश कीजिए। दोनों पाइपों की स्थिति इस प्रकार समायोजित कीजिए जिससे कि आपको घड़ी की ध्वनि अच्छी प्रकार स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगे। इन पाइपों तथा अभिलंब की बीच कोणों को मापिए तथा इनके बीच के संबंध को देखिए। दाईं ओर के पाइप को ऊर्ध्वाधर दिशा में थोड़ी सी ऊंचाई तक उठाइए और देखिए क्या होता है। इस क्रियाकलाप में घड़ी के स्थान पर किसी कंपन मोड पर रखे मोबाइल फोन का उपयोग किया जा सकता है। प्रतिध्वनि किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे कि किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएं या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तो परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि हम किसी दिए हुए ताप जैसे कि 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकेंड मान ले तो ध्वनि को अवरोधक तक जाने पर तथा परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक 0.1 सेकेंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। अतः श्रोता से परावर्तक सतह तक जाने तथा वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम 344 मीटर प्रति सेकेंड इंटू 0.1 सेकेंड या फिर 34.4 मीटर होनी चाहिए। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात यानी 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। यह दूरी वायु के साथ बदल जाती है क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। ध्वनि के बारंबार परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनियां सुनाई दे सकती है। बादलों के गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे कि बादल व भूमि से बराबर परावर्तन फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अब देखते हैं हम अनुरणन। किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबारता परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है जब तक कि यह इतनी कम न हो जाए कि यह सुनाई न पड़े। यह बारंबारता परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है अनुरणन कहलाता है। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अत्यधिक अवांछनीय है। अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोधक पदार्थों जैसे संपीड़न फाइबर बोर्ड खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं। सीटों के पदार्थों का घनत्व का चुनाव इनके ध्वनि अवशोधक गुणों के आधार पर किया जाता है। उदाहरण 12.2 एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकेंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकेंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकेंड प्रतिध्वनि सुनने में लिया गया समय t यानी 2s ध्वनि द्वारा चली गई दूरी। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा हमारा 692 मीटर। 2s में ध्वनि की चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दोगुनी दूरी तय की। अतः चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी 692 मीटर प्रति होती है। यानी हम क्या कर सकते हैं इसको 342 मीटर कह सकते हैं। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखते हैं ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुरय तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक ही विशेष दिशा में ही जाती है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। मेगाफोन, या हमको मेगाफोन बताया गया है। यहाँ पर हॉर्न, इन यंत्रों में एक नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेथोस्कोप यहाँ पर दिखाया गया है। कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वर्गाकार बनाई जाती है जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। कभी कभी वर्गाकार ध्वनि
पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है जिससे कि ध्वनि पट से परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इनकी छतें कैसी बनाई जाती है। वर्गाकार सम्मेलन कक्ष की वर्गाकार छतें हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं बड़े हॉल में उपयोग किए जाने वाले ध्वनि पट, जो कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे ध्वनि का स्रोत और ध्वनि पट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। श्रव्यता का परिसर, हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज 1 साइकिल प्रति सेकंड तक होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कि कुत्ते 25 के हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। जो व्यक्तियों की आयु बढ़ती जाती है उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही होते जाते हैं। 12 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यदि हम अश्रव्य ध्वनि को सुन पाते तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते जैसे कि हम किसी मक्खी के पंखों के कंपनों को सुन पाते। राइनोसिरस गेंडा 5 हर्ट्ज तक की ध्वनि की अश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। हेल तथा हाथी अश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते जो संभवतः जंतु को सावधान कर देती है। 20 के हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति की ध्वनियों को पार्श्व ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ और पारपाइज जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते। कुछ प्रजाति के शलभों के स्वर्ण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते। ये शलभ चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते। उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बचा पाते हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। श्रवण सहायक युक्ति, जिन लोगों को कम सुनाई देता उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। यह बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर व स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को परावर्तित कर देता है। ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये ध्वनि तरंगे कान के डायफ्राम पर आपतित होती है तथा व्यक्ति को साफ सुनाई देती है। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। पराध्वनि के अनुप्रयोग, पराध्वनियां उच्च आवृत्ति की तरंगे पराध्वनि अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। पराध्वनि क्रिया उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलियन में रखते हैं और इस विलियन में पराध्वनि तरंगे भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों, पिंडों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। धात्विक घटकों को प्रिय बड़े बड़े भवनों, पुलों, मशीनों तथा वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर दिखाई नहीं देते, भवन या पुल की संरचना की मजबूती को कम कर देते। पराध्वनि तरंगे धातु के ब्लॉक से गुजरती है, प्रेषित की जाती है और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगे परावर्तित हो जाती है जो दोष की उपस्थिति को दर्शाती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं धातु का ब्लॉक पराध्वनि और यहाँ पर संसूचक, और यहाँ पर क्या अगर ये दोष हो, पराध्वनि धातु के ब्लॉक में दोष युक्त स्थान से परावर्तित हो जाती है। साधारण ध्वनि जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है दोषयुक्त स्थान के कोणों से मुड़कर संसूचक तक पहुंच जाती है, इसलिए इस ध्वनि का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी
ईसीजी कहा जाता है। पराध्वनिक संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। इस संसूचक से रोगी के अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। संसूचक को शरीर की असामान्यता जैसे पित्ताशय तथा गुर्दे में पथरी तथा विभिन्न अंगों में अर्बुद, ट्यूमर का पता लगाने में सहायता करता है। इस तकनीक में पराध्वनि तरंगे शरीर के ऊतकों में गमन करती है तथा उस स्थान से परावर्तित हो जाती है जहां ऊतक के घनत्व में परिवर्तन होता है। इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाता है। इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोषों तथा उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं सोनार। सोनार क्या होता है? सोनार शब्द साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग से बना है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार कैसे कार्य करता है? सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज की भांति लगाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं नाव या जहाज, पानी की सतह, संसूचक प्रेषित और समुद्र जल। प्रेषित द्वारा प्रेषित की गई तथा संसूचक द्वारा ग्रहण की गई पराध्वनि। प्रेषित पराध्वनि तरंगे उत्पन्न तथा प्रेषित करता है। ये तरंगे जल में चलती है तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है जिनकी उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है। जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेक्षण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है जिससे ध्वनि तरंग परावर्तित हुई है। मान लीजिए पराध्वनि संकेत के प्रेषण तथा अभिग्रहण का समय अंतराल t है तथा समुद्र जल में ध्वनि की चाल v है। जब सतह से पिंड की दूरी क्या होगी? 2d होगी, यानी 2d इंटू क्या होगा? v इंटू टी। उपरोक्त विधि को प्रतिध्वनिक परास कहते हैं। सोनार की तकनीक का उपयोग करके समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, पलावी, बर्फ डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, एक जहाज पराध्वनि उत्सर्जित करता है जो समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकेंड के पश्चात संसूचित की जाती है। यदि समुद्र जल में परावर्तध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकेंड हो तो समुद्र की जहाज की कितनी दूरी होगी? प्रेषण तथा संसूचक के बीच लगा समय t 3.42 सेकेंड। समुद्र जल में परावर्तित ध्वनि की चाल न्यू यानी 1531 मीटर प्रति सेकेंड। पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी 2d, जहाँ d समुद्र की गहराई, 2d ध्वनि की चाल इंटू समय। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1531 मीटर प्रति सेकेंड इंटू 3.42 सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा? 5236 मीटर। और d क्या हमारा? 5236 मीटर बाई 2, यानी क्या हो जाएगा? 2613 मीटर। अतः जहां से समुद्र तल की दूरी कितनी हो जाएगी? 2618 मीटर या फिर 2.62 किलोमीटर हो जाएगी। अब हम यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम आगे देखते हैं। जैसा कि पहले वर्णन किया गया है, चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है तथा परावर्तन के पश्चात इनका संसूचन करता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व की पराध्वनि संबंध अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते। इन परावर्तित संबंधों को प्रकृति के चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध या कीट कहाँ पर है और यह किस प्रकार का है। पोरपाइस फिश भी अंधेरे में संचालन व भोजन की खोज में पराध्वनि का उपयोग करती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, चमगादड़ द्वारा पराध्वनि उत्सर्जित होती है तथा अवरोध या कीटों द्वारा परावर्तित होती है। मानव कर्ण की संरचनाएं हम कैसे सुनते हैं? हम एक अति संवेदनीय युक्ति जिसे कान कर्ण कहते हैं की सहायता से सुन पाते हैं। श्रवणी आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तन को विद्युत संकेतों में बदलता है जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। मानव के कान द्वारा सुनने की प्रक्रिया के पक्ष के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कर्ण, पल्लव, मुद्रक, निहाई, वलियक, स्वर्ण तंत्रिका, कर्ण, व्रत, कर्ण,
पट, स्वर्ण नलिका और ये क्या युष्टेकी यानी बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंतःकर्ण हमको दिखाया गया है। अब हम देखते हैं मानव कान के स्वर्ण भाग। भारी कान का कर्ण पल्लव कहलाता है। यह परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि को स्वर्ण नलिका से गुजरती है। स्वर्ण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपटा या कर्ण पट झिल्ली कहते हैं। जब माध्यम से संपीड़न कर्णपटा तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्णपटा को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार विलयन के पहुंचने तक कर्णपटा बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार कर्णपटा कंपन करता है। मध्य कर्ण में विद्यमान 3 हड्डियां मुद्रक, निहाई तथा वलयक सीट्रप इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचरित कर देता है। आंतरिक कर्ण में कर्णावत द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन विद्युत संकेतों को स्वर्ण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इन ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। आप देखते हैं आपने क्या सीखा। ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़नों तथा विलयनों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान के परिवर्तन के एक दोलन को पूरा होता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करता है ध्वनि की तरंग देर या लैम्डा कहलाता है। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल टी कहते हैं। एकांक समय में होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्ती v कहते हैं या न्यू। जैसे कि हम v1/2 ध्वनि का वेग म्यू आवर्ती v तथा तरंग देर लैम्डा से संबंध न्यू इक्वल टू लैम्डा v। ध्वनि की चाल मुख्यतः संचरित होने वाले माध्यम की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर होती है। ध्वनि के परावर्तन के नियम के अनुसार ध्वनि के आपतन होने वाली की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब से समान कोण बनाते और ये तीनों एक ही तल में होते। स्पष्ट प्रतिध्वनियां सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। किसी सभागार में ध्वनि निबंध बारंबार परिवर्तनों के कारण होता है और इसे अनुरणन कहते हैं। ध्वनि के अभिलक्षण जैसे तारत्व, प्रबलता तथा गुणता संगत तरंगों के गुणों द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। मानव में ध्वनि की श्रोताएं की आवृत्तियों का औसत परास 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक है। श्रोताओं के परास में कम आवृत्तियों की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि तथा श्रव्य ताकि परास में अधिक आवृत्तियों की ध्वनियों को पराध्वनि कहते हैं। पराध्वनि के चिकित्सा तो प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनेक उपयोग है। सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के नीचे छिपी चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाजों आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब हमें यहाँ अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप इनका अभ्यास करना और इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।